हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, अपने आप को कर्जे में मत डालो, जॉब करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्क है। पर हर्षद मेहता का सोचना है, रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धीरूभाई अंबानी के पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आए? 1950 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें कुछ और पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप की और थोड़े और पैसे जोड़े और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन धीरूभाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ा था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो एक बड़ी कंपनी खोलेंगे। और जनवरी 1978 में धीरूभाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बीट किया था। सिंपल मैथ करें तो 28 लाख मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू दोस्तों मतलब 58 लाख लोग आप पर भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि कितना बड़ा प्रेशर होता होगा? लेकिन धीरूभाई अंबानी ने रिस्क लिया और उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना के अपनी फैमिली और इंडिया की और भी फैमिलीज को जबरदस्त सिक्योरिटी और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो एक स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्री जैसा बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। पर दोस्तों, इससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। क्यों अमीर और गरीब के बीच एक्सट्रीम पॉलरिटीज है? क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है? क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं? और क्यों गरीब लोग इतना फोकस होके पूरा दिन काम करके पैसा बचा के कंजूसी करने के बावजूद एक एवरेज मिडिल लाइफ ही जी पाते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है? इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक व्हाई द रिच और रिच डैड पुअर डैड में क्लियरली स्केड किया है, जिसको अगर अच्छे से समझ के अपने लाइफ स्ट्रेटेजिक में अप्लाई करो तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंट होता है, विच इज एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब आपका फॉर्मल एजुकेशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, इसके फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उनको अमीर बनाने में हेल्प करता है। व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 मेजर लाइन पर फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेब्ट्स, फैंटम इनकम। चलो पहले 3 को समझते हैं। नंबर 1, टैक्सेस। अमीर और गरीब के बीच में पैसा का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। टैक्सेस की वजह से एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्सेस भरता है। लीगली अभी रिसेंटली में एक बड़े यूट्यूबर से मिला, उन्होंने बातों बातों में बताया उन्हें 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रहने का कोई शौक नहीं है और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस को ऑफिस के खर्चे पर दिखाएंगे तो उन्हें टैक्सेस रिडक्शन में काफी हेल्प मिलेंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर चंक ऑफ इनकम खा जाता है। उसके एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्सेस उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 पर आते हैं, जो कि उनके इनकम का 21% ले लेते हैं। इसीलिए अमीर जानते हैं कि इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पर एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पे बहुत टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस गई है या नहीं, आपके घर में खाना है या नहीं। पहले टैक्स कट जाएगा आपकी सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। वही अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही टैक्स लगता है। उदाहरण, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त ने बिजनेस के एक्सपेंस पे खुद के लिए एक आईपॉड खरीदा, क्योंकि आई सेड गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेसेस प्रॉस्पर करे और अपनी इकोनॉमी बूस्ट हो। इसीलिए मेरे दोस्त ने पैसे भी बचा लिए और खुद के पर्सनल यूज के लिए फोन भी खरीद लिया। हुई ना विन विन सिचुएशन क्रिएट। डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यूज करके अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे पर पैसे ना होने
होने की वजह से वो जॉब करके पैसे कमाते हैं, वो जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं पर कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। पर यही से लोगों को जब कार, घर, आईफोन जैसे चीजें लेने का मन होता है तब ये लोग या तो लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपनी लायबिलिटी खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस बहुत सिंपल है। जो मेरे पॉकेट मनी में पैसा डाला हुआ है वो एसेट और जो मेरे पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 रुपए करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेप्ट में क्या रिलेशन है? तो होता यह है कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 या 5% के इंटरेस्ट पर रखते हैं और इन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट पर एज ए लोन उठाता है। फिर उन पैसों से वो धंधा करता है जिससे वो 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है और फिर 10 से 15% का बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है और फिर बैंक नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देकर पैसों को रोल कर देती है। मतलब वो अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। अब यहाँ पर एक सवाल जो आपके दिमाग में आता है, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हुआ तो क्या होगा? ये तो बहुत रिस्क है। तभी तो हर्षद मेहता का कहना है, रिस्क है तो इश्क है। कल आप ऑफिस के लिए घर से निकले, ट्रक ने आपको उड़ा दिया और आपकी डेथ हो गई तो रोड पर चलना रिस्क है ना? फिर भी लोग रास्ते पर चलते हैं, चलना बंद थोड़ी करते हैं, बस और ज्यादा सावधान होकर चलने लगते हैं। वैसे ही आपको कैलकुलेट ट्रिक्स लेके बिजनेस रन करना है। बिजनेस फेल हुआ तो क्या? कुछ नहीं, पहले तो बैंक आपसे पैसे रिकवर करने की ट्राई करेगी। अगर रिकवर नहीं कर पाई तो खुद से ही लोगों से पैसा क्लियर कर देंगे क्योंकि बैंक के पास आपके ही पैसे होते हैं। और क्या आपको पता है पैसा बैंक को कौन देता है? गवर्नमेंट बैंक को पैसा देंगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी जहां पर बेसिकली आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और आपके ही पैसों से आपकी भरपाई होगी। है ना ये अजीब सी बात? इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह है, होता तो है पर दिखाई नहीं देता। इस इनकम को एक ऐसा इंसान देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन हो। उदाहरण, सोचते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी को एक घर खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है तो उसे खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा और ये डाउन पेमेंट पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसे बची है। वही एक अमीर इंसान खुद के पैसे से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक से पैसे ले लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा। और अगर इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचता है वही आपकी फैंटम इनकम है। ये वो इनकम है जिसके लिए वो अमीर आदमी को कोई काम करना नहीं पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों के पैसे को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े इन्वेस्टर पैसे बोरो करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्योंकि बोरो करके वो बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8,000 रेंटल प्रॉपर्टीज का अंपायर खड़ा कर दिया। हाउ मनी वर्क? अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो 28 कंट्रीज में इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी की पोजीशन में 23 नंबर पर आता है। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 20% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है क्यों अनिल अंबानी के बैंक में करोड़ों पैसे होने के बावजूद वो बैंक करप्ट है। क्यों माइक टायसन जिन्होंने अपने अर्ली करियर में हद से ज्यादा पैसे कमाए कुछ टाइम के बाद बैंक करप्ट हो गए? बात पैसों की नहीं, बात उन्हें ढंग से मैनेज करने की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना।